Good morning, dear students. Welcome in फिजिकल केमिस्ट्री क्लास। पिछली क्लास में हमने थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत हीट कैपेसिटीज सीपी एंड सीवी के बारे में अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज हम रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी देखेंगे। द वैल्यू ऑफ सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। इसका कारण क्या है कि एट कांस्टेंट प्रेशर अर्थात स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा का कुछ भाग गैस के टेम्परेचर में वृद्धि करने के साथ साथ प्रसारित होती हुई गैस के द्वारा एक्सटर्नल वर्क अर्थात पी डेल्टा वी करने में भी खर्च होता है, जबकि एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा केवल गैस के टेम्परेचर में वृद्धि करने के लिए ही प्रयुक्त होती है। इस प्रकार समान मात्रा की गैस के टेम्परेचर में समान वृद्धि करने के लिए स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा का मान स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा के मान से अधिक होता है। इसीलिए हम लिखते हैं Cp माइनस Cv इक्वल टू P डेल्टा V। P डेल्टा V क्या है कि वर्क डन बाय द गैस इन द एक्सपांशन, गैसीय प्रसरण में किया गया कार्य। नाउ लेट द गैस बी एन आइडियल गैस। ऐसी स्थिति में आप लिखेंगे पी वी इक्वल टू आर टी और ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब अगर टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया जाए तो ताप का मान T डिग्री सेल्सियस से बढ़कर के T प्लस 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और वॉल्यूम भी बढ़कर के V से V प्लस डेल्टा V हो जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर पर। ये टेम्परेचर और वॉल्यूम के नए मान को जब आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको नई इक्वेशन 2 प्राप्त होगी, जिसमें P V की जगह आप लिखेंगे V प्लस डेल्टा V इक्वल टू R और T के स्थान पर आप लिखेंगे T प्लस 1। सिंस पी वी इक्वल टू आर टी देयरफॉर P डेल्टा V इक्वल टू R। तो इक्वेशन नंबर X में आप P डेल्टा V की जगह आप लिख देंगे R, तो आपको एक इक्वेशन नया रिलेशन प्राप्त होगा Cp माइनस Cv इक्वल टू R। तो ये बिल्कुल सिंपल रिलेशन हमने निकाला है Cp और Cv के बीच में, लेकिन चूंकि आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो तो जब भी एग्जाम में आपकी क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, तो आपको बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Cp और Cv के बीच में रिलेशन निकालना होगा।
तो ये बहुत सिंपल स्टेप्स हैं इसकी, बहुत आसानी से आप रिलेशन निकाल पाएंगे। इसके लिए आप जानते हो कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज द फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इसीलिए आप यहाँ पे E इज द फंक्शन ऑफ V एंड T, इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे। चूंकि E एक स्टेट फंक्शन है, वो आप जानते हैं, इसीलिए जब हम इसका अवकलन करेंगे तो आपको नया समीकरण प्राप्त होगा। डी ई इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वी डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टी डी वी। पहले आप आयतन को स्थिर रखते हुए ताप के साथ अवकलन करिए और उसके बाद टेम्परेचर को स्थिर रखते हुए आप आयतन के साथ अवकलन करेंगे, तो ये आपको अवकलित समीकरण प्राप्त होता है। अगले स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिवाइड बाय डी टी करेंगे आप एट कांस्टेंट प्रेशर पी। दाब को स्थिर रखते हुए संपूर्ण इक्वेशन को आप डी टी से डिवाइड करेंगे, तो आपको नई इक्वेशन 1 प्राप्त होती है, जिसमें डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वी, तो एज इट इज आ जाएगा, बट डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, और प्लस डेल ई अपॉन डेल वी कांस्टेंट टेम्परेचर टी, ये भी सेम आ जाएगा, और इनटू करके डी वी लिखा है तो डेल वी अबाउट डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी होकर के एक नई इक्वेशन 1 प्राप्त होती है। अब इक्वेशन नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि हमने इसमें कुछ नहीं किया, केवल पूरी इक्वेशन को आपने सिर्फ dt से डिवाइड किया है और जो स्टेप कैंसिल होना था वो हमने कैंसिल कर दिया है। अब चूंकि आप जानते हो कि Cp इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर P होता है, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, Cp और Cv। अगर Cp है तो आपको डेल H लिखना है, और Cv है तो डेल E लिखना है। P है तो मीन्स कांस्टेंट प्रेशर पर है, और V मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा। तो इस प्रकार से दोनों ही रिलेशंस आपको याद कर लेने हैं, तभी आप यहाँ पर Cp का मान लिख पाएंगे। तो Cp इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर P। ये लिखने के बाद चूंकि H आप जानते हो एंथैल्पी या हीट कंटेंट है, जिसका मान E प्लस PV होता है, ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है। तो केवल आप H का मान यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको एक नया इसका डेरिवेशन प्राप्त होगा। तो Cp इक्वल टू, इसी को जब आप सोल्व करेंगे तो आगे Cp इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर P प्लस, चूँकि P कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर हम लिख रहे हैं, इसलिए P को आप बाहर निकाल देंगे, तो P कांस्टेंट बाहर लेने के बाद बचा हुआ डेल V अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर P, और इस प्रकार हमें इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त होती है। तो बहुत सिंपल इसका सॉल्यूशन होगा। अब Cp का मान आप इक्वेशन नंबर 2 से प्राप्त करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करिए। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 में डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर P है, इसका मान आप इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 में रखिए, तो आपको एक नई इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी, जिसको आप यहाँ पर लिखेंगे Cp इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम V प्लस डेल ई अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर T मल्टीप्लाई डेल V अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर P प्लस P कांस्टेंट है, और डेल V अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर P। नेक्स्ट स्टेप में डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम V प्लस
कॉमन फैक्टर है, इसको आप बाहर निकाल लेंगे तो कॉमन दोनों में है डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी। इसको कॉमन को जब बाहर लेंगे तो अंदर जो रिमेनिंग पार्ट होगा इसका वो आप लिखेंगे, वो होगा डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी प्लस वी, और इस प्रकार आपको इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त हो जाती है। अब चूंकि आप जानते हो कि सी वी इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वी होता है, तो इस सी वी का मान आप इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको नई इक्वेशन प्राप्त होगी, इक्वेशन नंबर 4, जिसमें सी पी इक्वल टू, इसकी जगह आपने सी वी लिख दिया तो सी पी इक्वल टू सी वी प्लस डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी, और अंदर बचेगा डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी प्लस पी। इस प्रकार हमें इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त हो जाती है। अब इस इक्वेशन नंबर 4 में चूंकि किसी भी आइडियल गैस के लिए डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी की वैल्यू 0 होती है, ये आप जानते हैं। और साथ ही चूंकि पी वी इक्वल टू आर टी होता है, तो इसी इक्वेशन से हम डेल ई वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन आर अपॉन पी। तो ये दोनों मान जब हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो हम पाएंगे कि एक नई इक्वेशन सी पी इक्वल टू सी वी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी और डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी, ये दोनों मान जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी आपको सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर अपॉन पी और 0 प्लस पी। तो ये मान आपने रखा है, डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी की जगह 0 लिख दिया है, और डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी की जगह आपने लिख दिया आर अपॉन पी। पी को पी से कैंसिल कर देंगे आप, तो नई इक्वेशन आपको मिलेगी सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर, और इसी से हम लिखेंगे सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। तो ये रिलेशन हमने निकाला है कि द डिफरेंस बिटवीन heat capacities at constant pressure Cp and at constant volume Cv for an ideal gas is equal to the gas constant that is R। अर्थात आदर्श गैस के लिए स्थिर दाब Cp तथा स्थिर आयतन Cv पर ऊष्माधारिताओं का अंतर गैस स्थिरांक R के बराबर होता है। तो इस प्रकार ये पूरा हमने रिलेशन निकाला है Cp और Cv में। इसी क्रम में हम किसी भी गैस, आइडियल गैस की आंतरिक ऊर्जा का मान भी हम इसमें निकालेंगे। तो अगला टॉपिक है द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। आप जानते हो कि इंटरनल एनर्जी E ऑफ एन आइडियल गैस इज फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। बिल्कुल वैसा ही जैसे हमने अभी Cp और Cv में स्टार्ट किया था, बिल्कुल उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी उसी रिलेशन को लेकर के हमने यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का मान निकालेंगे। चूंकि आप जानते हो कि E
स्टेट फंक्शन है, इसीलिए जब हम इसका अवकलन करेंगे तो डी ई इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी डी वी प्लस डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वी डी टी। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखिए, वी के साथ अवकलन करिए, फिर वॉल्यूम को कांस्टेंट करिए तो टेम्परेचर के साथ अवकलन करिए। तो इस प्रकार से हमें ये अवकलित समीकरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम इसी इक्वेशन में हम CV का मान पुट करेंगे। चूँकि आप जानते हो कि CV इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम V होता है, तो इसकी जगह हम CV लिख देंगे तो हमें इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से इक्वेशन नंबर 1 में हमने DE का मान लिखा है। अब इस DE के मान को आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप जानते हो कि DE इक्वल टू DQ माइनस DW। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों से ही हम D का मान प्राप्त करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 के मान को हम एक साथ लिखेंगे तो ये हमें इक्वेशन प्राप्त होगी डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी डी वी प्लस सी वी डी टी। ये भी डी ई के बराबर है, इसीलिए इसको हम इक्वल कर देंगे किसके बराबर, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू के बराबर। अब चूंकि कोई भी किसी भी आइडियल गैस को जब वैक्यूम में यानी निर्वात में एक्सपांड किया जाता है तो कोई भी वर्क नहीं होता। चूंकि आइडियल गैस है और उसका एक्सपांशन जब वैक्यूम में होता है तो देयर विल बी नो वर्क डन, इसीलिए हम dW इक्वल टू 0 लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू जूल, आइडियल गैस के द्वारा न तो हीट को अवशोषित किया जाता है और न ही हीट को रिलीज किया जाता है। ऊष्मा न तो अवशोषित होती है और न ही मुक्त होती है। ऐसी स्थिति में dQ का मान भी 0 होगा। तो इस प्रकार किसी भी आइडियल गैस के लिए dW 0 होगा और dQ का मान भी 0 होगा अकॉर्डिंग टू जूल। इन दोनों मानों को जब हम रखेंगे इक्वेशन में तो हमें नई इक्वेशन प्राप्त होती है डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर T dV प्लस CV dt इक्वल टू 0। चूंकि at constant temperature dt equal to 0, therefore del E upon del V at constant temperature T dV का मान भी 0 होगा। चूंकि dV is not equal to 0, ऐसी स्थिति में del E upon del V at constant temperature T is equal to the 0। चूंकि बॉयल के अनुसार P और V में रिलेशन होता है, तो अगर हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर T इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम प्रेशर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो डेल E अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर T इक्वल टू भी 0 होगा। कहने का तात्पर्य कि स्थिर ताप पर आइडियल गैस की आंतरिक ऊर्जा आयतन पर अनाश्रित होती है। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सिमिलरली, at constant temperature
internal energy of an ideal gas is independent of pressure also। तो इन दोनों से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ना तो आयतन पर निर्भर करती है और ना ही दाब पर निर्भर करती है। कब? जब टेम्परेचर को स्थिर किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये रिलेशन निकाला है इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस के लिए। तो आज हमने Cp और Cv में रिलेशन देखा और इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस फाइंड आउट किया है। आज के लिए बस इतना ही। अगला हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।